नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं। ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किन चीज़ों पे लागू होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं कहा था कि लागू होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में लागू हो, यही लिखा है ना। बट क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं। शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा है। हमें ये नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वो तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 44 वो कहता है कि प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो सारे देश में लागू नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि दी असेंबली की जो पावर्स हैं वो तो उत्तराखंड की बाउंड्री से सीमित हैं। तो वो कोड तो लागू मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता ना वो लागू केरला में हो सकता है। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? अब जिन चीज़ों पे लोगों को मालूम ही नहीं, कानून ही नहीं मालूम, सब्सटेंस क्या है यही नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। सर, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, आप प्रधानमंत्री का ये कहना, टाइमिंग, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके फेवर में हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट में हैं। कुछ लोग टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आज इस बहस की जरूरत क्या है, जब 1 साल रह गया है चुनाव को, तो आज ये मुद्दा क्यों आ? ये तो सवाल मैंने ट्वीट में भी पूछा था कि आप 9 साल क्या कर रहे थे। और ये छोड़िए 9 साल, आप सत्ता पहले में भी आए थे ना, वाजपेयी जी सत्ता में थे ना, तो वाजपेयी जी ने लागू करने की कोशिश की नहीं। और पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की, जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत की आपने नहीं। तो अब क्योंकि 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग खत्म हो गया, अब नया डायलॉग शुरू करना है इन्होंने। तो नया डायलॉग, और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि कुछ विपक्ष के लोग इसके हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं, लेकिन मालूम नहीं किसके हक में और किसके खिलाफ हैं, क्योंकि यही नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। सर, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुला ली गई और उसके अंदर जो लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंट की कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, उसमें बाकायदा ये एजेंडा रखा जा रहा है और उसमें जो है चेयरमैन जो है सुशील मोदी हैं और इस बात को बुलाया गया है। वो तो इनका तो तय है ना कि कोशिश करके इसी सेशन में इसको लाया जाए ताकि ये चर्चा हो। फिर कुछ लोग विरोध करें, फिर राजनीतिक दल जो खास तौर पे बीजेपी है वो कहे कि तुम तो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो। ठीक है ना, मुसलमानों की अपीजमेंट कर रहे हो, तुम तो मुसलमान के हक में बोल रहे हो, तुम तो हिंदुओं के खिलाफ हो। यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, यही तो चाहते हैं कि विपक्ष इस बहस में पड़े ताकि ये मुद्दा आगे बढ़े, ताकि वो पोलराइजेशन हो। लेकिन मैं एक सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने गोवालकर का बयान पढ़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? गोवालकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एक सरसंघ चालक को, और वो इंटरव्यू अगस्त 3, 1972 में गुरुजी की जो किताब है ना उसमें छपा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ हूं।
ये देश को नीचे ले जाएगा। मैं डाइवर्सिटी पसंद करता हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, ये इनके गुरुजी कह रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से इत्तेफाक क्यों रखते हो? आपके तो वो गुरु हैं ना, तो उनके जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ो। लेकिन आपकी मंशा गुरुजी का पालन करना नहीं है। आपकी मंशा है ये राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, ताकि आपको चुनाव में फायदा हो। सर, आखिरी सवाल ये, तमिलनाडु के गवर्नर ने एक फैसला लिया, मंत्री को हटाया, फिर बहाल कर दिया। अब मुख्यमंत्री और गवर्नर आमने सामने हैं। गवर्नर कह रहे हैं मैं लीगल ओपिनियन लूंगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप बिल्कुल नहीं हटा सकते। दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही मामला मिला जुला है। ऑर्डिनेंस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट गई है आम आदमी पार्टी। दोनों ही मामलों को कैसे देखें सर? देखिए, पहले तो जो गवर्नर का पद होता था और उसका कभी दुरुपयोग नहीं होता था। इन्होंने अपने लोग बैठा दिए वहाँ। हाँ, कुछ आरएसएस के लोग हैं, कुछ बाकी लोग हैं जो इनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो जो ये चाहते हैं वो करते हैं, और इनका मकसद केवल एक है कि जहाँ चुनाव की सरकार हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसको गिराया जाए, या वहाँ ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि वो नफरत का माहौल। ठीक है ना? तो गवर्नर का तो एक ही रोल है, किसी तरीके से इलेक्टेड सरकारों को गिराना, और कई प्रदेशों में इन्होंने गिरा भी दी। आज के दिन मध्य प्रदेश में गिरा के सरकार कर रहे हैं ना, बैठी हुई ना इनकी सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के। महाराष्ट्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के इनकी सरकार बैठी हुई ना। तो दो बड़े, बाकी तो सब चुनाव हार चुके हैं। इनकी केवल आज की सरकार या तो नॉर्थ ईस्ट में है, या उत्तराखंड में है, या गुजरात में है। इन तीनों के अलावा सब प्रांत में हार चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काहे को इस देश में जो संविधान द्वारा जो स्तंभ किए गए गए थे, आप काहे को उनको गिरा रहे हो? किस लिए गिरा रहे हो? केवल 5 साल और रहने के लिए? आप देश के लिए नहीं सोचते? आगे वाले जो हमारे आगे वाली पीढ़ियों के बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में नहीं आप सोचते? अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो तो इक्वालिटी लागू करो, इक्वालिटी लागू करो। महिलाओं को हक दो, कहीं भी हो उनको हक दो।